नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 एपिसोड पहले हम चर्चा कर रहे थे भारत के चेचक के परंपरागत टीके की, कि किस तरह से इस टीके ने यूरोप तक की अपनी यात्रा कई सदी में पूरी की। लेकिन अब समय आ गया था यूरोप में विकसित वैक्सीन के भारत आने का, और ये यात्रा उसे बहुत कम समय में पूरी करनी थी। तो इस एपिसोड में चर्चा चेचक की वैक्सीन के भारत तक पहुंचने की। हर वैक्सीन की कहानी शुरू होती है उसकी खोज से। तमाम तरह की बाधाओं को पार करके, सुरक्षा के तमाम मानकों पर खरा उतरकर, और फिर अपने आप को कारगर साबित कर जब कोई वैक्सीन तैयार होती है तो एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही होती है। ये चुनौती होती है उस वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाने की, दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने की। आज भी ये चुनौती बहुत कठिन है, लेकिन आप सोचिए कि 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में यह चुनौती कितनी कठिन रही होगी। हवाई यात्राएं उस समय होती नहीं थी। जो सड़क मार्ग से यात्रा थी या लैंड रूट की यात्रा थी वो बहुत कठिन थी, और समुद्री यात्राएं बहुत लंबा समय ले लेती थी। लेकिन ये वैक्सीन आखिर में भारत पहुंचानी भी थी। इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि भारत में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। उनके साथ उनके परिवार वाले भी थे। चेचक का प्रकोप उन पर भी टूट पड़ता था। फिर अगर उनको बचाना है तो साथ साथ भारत की दूसरी आबादी को, भारत के मूल निवासियों को भी बचाना था। अब यह बड़ा मुश्किल काम था। एडवर्ड जेनर ने इसका एक साधारण सा तरीका सबसे पहले सोचा। उसने एक व्यक्ति को जिसको वैक्सीन दी थी उसकी लसिका ग्रंथियों को यानी लिम्फ ग्लैंड्स को निकाला, चमड़े के एक बैग में पैक किया और भारत आने वाले एक समुद्री जहाज में लाद दिया। इस मालवाहक जहाज का नाम था क्वींस इंडियन मैन। इसका बहुत लंबा रूट था। इसको कई देशों से होते हुए भारत पहुंचना था, और इस रास्ते में जब वह दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर खड़ा था उसमें आग लग गई। उसका सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कि वो लसिका ग्रंथियां भी थीं जो बतौर वैक्सीन भारत भेजी जा रही थी। इसी बीच एक बात और समझ में आई कि इस तरह से लसिका ग्रंथियों को किसी दूर जगह पर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि कुछ समय बाद वो खराब हो जाएंगी, और भारत जैसे गर्म देश में और उसके रास्ते में तो ये संभव ही नहीं है। तो एडवर्ड जेनर ने इसका एक और तरीका सोचा। उन्होंने सोचा कि इस वैक्सीन को मानव श्रृंखला बनाकर भेजा जाए, यानी एक व्यक्ति को वैक्सीन दी जाए, वो एक लंबी दूरी तय करे और वहां पर उससे दूसरे व्यक्ति को दे दी जाए, फिर वो लंबी दूरी तय करे, जैसे कि रिले रेस होती है। तो इसके लिए रूट तय हुआ। समुद्री रास्ते से समुद्री जहाज के जरिए ये सिलोन यानी श्रीलंका होते हुए भारत आनी थी। श्रीलंका में भी उन दिनों बुरी तरह चेचक फैली हुई थी, तो वहां भी इसका इंतजार होने लगा। लेकिन इस बार भी यह तरीका विफल रहा। तो उसके बाद तय किया कि क्यों ना वैक्सीन लैंड रूट से
यानी जमीनी रास्ते से भारत भेजी जाए और ये समुद्री रास्ते वाला चक्कर छोड़ दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को वैक्सीन दी गई, उसको कैरियर बनाकर लंदन से वियना भेजा गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ये दूरी थी 1000 किलोमीटर। उसके बाद वहां दूसरे व्यक्ति को वैक्सीन दी गई और उसको वहां से भेजा गया कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी आज जो इस्तांबुल है। ये यात्रा हुई करीब 1500 किलोमीटर की। उसके बाद वहां तीसरे व्यक्ति को वैक्सीन दी गई और उसको वहां से भेजा गया बगदाद। ये यात्रा थी 2200 किलोमीटर की। अब बगदाद में वैक्सीन एक बच्चे को, यानी एक लड़के को दी गई और बसरा के रहने वाले इस लड़के को एक समुद्री जहाज में बिठाया गया और वो फारस की खाड़ी से होता हुआ मुंबई के तट पर पहुंचा और ये यात्रा थी 3200 किलोमीटर की। यानी अब वैक्सीन भारत आ चुकी थी। सन 1802 की सर्दियों में जब वह बच्चा, यानी वो वैक्सीन भारत पहुंची, तो मुंबई में उसके लिए पूरी तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी। अब उस बच्चे से ये वैक्सीन सबसे पहले दी गई अन्ना दस्ताल नाम के एक छोटे बच्चे को। तो वैक्सीन के इतिहास में वह पहला भारतीय है, अन्ना दस्ताल, जिसको कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की वैक्सीन दी गई। हालांकि ये वैक्सीन उसके अपने इलाज के लिए नहीं दी गई थी। ये ठीक है कि इसकी वजह से वो चेचक मुक्त हो गया होगा, लेकिन उसे वैक्सीन देने का मकसद था उसको कैरियर बनाना। इस तरह के कई कैरियर बनाए गए और उनको विभिन्न दिशाओं में भेजा गया। मसलन एक बच्चे को वैक्सीन लगाकर पुणे भेजा गया और फिर इस तरह जगह जगह पूरी मानव श्रृंखला बन गई और ये वैक्सीन कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता यानी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। तो वहां पर सबसे पहले वैक्सीन दी गई चार्ल्स नॉर्टन नाम के एक 15 साल के बच्चे को। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश कर्मचारी का बेटा था। ये जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय वैक्सीन की सबसे पहली प्राथमिकता भारत में रह रहे ये अंग्रेज लोग थे। ये ठीक है कि उसके बाद इसका व्यापक प्रसार हुआ। हालांकि इन अंग्रेजों के बाद बहुत से महाराजाओं ने इसको तुरंत अपनाया, लेकिन आम लोगों को इस वैक्सीन के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। वजह यह थी कि इसको लगाने का नेटवर्क तैयार करना ये बहुत आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारे वैक्सीनेटर भर्ती करने थे, यानी वो लोग जो जाकर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो एक भर्ती अभियान चला और जब वैक्सीन लोगों के बीच पहुंची और इसको लगाने का तरीका कुछ जो परंपरागत तरीका था, भारत में परंपरागत जो अनुष्ठान होता था टीका लगाने का, वैसा ही था। वैसे ही सुई चुभोई जाती थी। तो इसका नाम भी पड़ गया टीका। और ऐसा पड़ गया कि बाद में भारत में किसी भी इंजेक्शन को टीका ही कहा जाता है। लेकिन ये वैक्सीन जब व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने लगी तो इसने कई विवाद भी खड़े कर दिए और इन विवादों ने वैक्सीनेशन की कठिनाइयों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इन विवादों की चर्चा हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में, और उसके साथ ही कहानी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर की भी।
अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात उन विवादों की जो वैक्सीन के भारत में आते ही अचानक उठ खड़े हुए। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, उस पर अपनी टिप्पणी भी दें। हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा या इसमें आपको क्या कमी नजर आई। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक करें, वहां भी आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तो आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।